यहाँ पे एक दो चीजें मैं आपको बता दूं, एक दो क्वेश्चंस हमने करने हैं, इसके मैंने ऐड किए हैं। पहली बात तो ये है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, कोई भी स्टैटिस्टिक अगर आप ले रहे हैं इस केस में, जैसे मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, प्रोपोर्शन है, तो स्टैटिस्टिक आपका रैंडम वेरिएबल है क्योंकि उसकी वैल्यू वेरी करी है सैंपल टू सैंपल। ऑल पॉसिबल सैंपल्स आप ड्रॉ करेंगे ऑफ द सेम साइज फ्रॉम अ पॉपुलेशन, और उसमें आप स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और वो आप रैंडम वेरिएबल होगा, यानी स्टैटिस्टिक की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सैंपल। तो इस केस में आपका स्टैटिस्टिक रैंडम वेरिएबल है। जब स्टैटिस्टिक रैंडम वेरिएबल है, इट मींस कि इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी, और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर करना था। जैसे कि अगर मीन है तो स्टैटिस्टिक आपका चेंज हो रहा है फ्रॉम वेरिएबल सैंपल टू सैंपल, तो इस केस में आपका मीन रैंडम वेरिएबल है। तो अब जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो मीन की बनेगी। रैंडम वेरिएबल पहले तो हम एक्स लेते थे, अब हम इसमें एक्स बार ले रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। इसका मतलब है उसकी कोई शेप भी होगी, और वो हमने यहाँ देखी थी ये शेप में, कि इफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, then the sampling distribution of the mean will also be normal। ठीक है, वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगी। एंड इफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन नॉर्मल, देन फॉर सफिशिएंटली लार्ज सैंपल साइज, लार्ज का मतलब है, रूल ऑफ थंब ये है कि n इज ग्रेटर देन 30, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल अप्रोक्सीमेट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आपकी नॉर्मल ना भी हो, तो भी अगर सैंपल साइज बड़ा है तो वो भी सैंपल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बनेगी। इसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, वो ये कहता है कि फॉर लार्ज सैंपल साइज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन अप्रोक्सीमेट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और लार्ज सैंपल साइज में यहाँ पे जो हमने लिमिट रखी है वो n ग्रेटर देन 30 रखी है। 30 से बड़ा जो भी सैंपल लेंगे उसके लिए मीन जब आप कैलकुलेट करेंगे, जो कि रैंडम वेरिएबल है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाएंगे तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नॉर्मल, राइट। जैसे कि यहाँ पे ये ग्राफ, ये स्लाइड मैंने जी ऐड की है। इसमें पीछे जो पॉपुलेशन है वो इट्स सेल्फ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है? इससे पिछले स्लाइड में। इट्स सेल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देख के ना, जैसे यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी रैंडम कोई भी जो वैल्यूज हैं, यूनिट्स हैं उसके, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप बनाएंगे तो वो नॉर्मल बनेगी। जैसे कि इस केस में देखें, ये है पॉपुलेशन आपके पास 1 2 3 4, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए क्या बनेगा। 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, 1/4। 2 के लिए भी यही है, 3 के लिए भी यही है, 4 के लिए भी यही है। इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है ना बेसिकली आपने, वही होगी ना पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यही पॉपुलेशन सैंपल्ड होगी। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया आपकी बात की। इसको हम कहेंगे कि ये पॉपुलेशन सैंपल। ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, राइट। ठीक है, और इसकी शेप क्या बन रही है आपके पास, यूनिफॉर्म आ रही है, ईच यूनिट इज इक्वली लाइकली। जैसे यहाँ पे ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल मैंने यहाँ पे, ये क्वेश्चन 2 में है, ये क्वेश्चन 2, ये आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, यानी इनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है, यानी ईच यूनिट के अकर करने की ये प्रोबेबिलिटी है। टोटल 6 आपके पास यूनिट्स हैं, 2 1 टाइम अपीयर हो रहा है, 4 2/6 है तो 4 2 टाइम अपीयर हो रहा है, 6 भी 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, और 8 1 टाइम्स अपीयर। ये आपके पास पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो उसकी शेप डिफरेंट बनेगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। ये 1/6 है तो 2/6 ड्रॉ करेंगे, 2/6 और 1/6। तो यहाँ पे हम ये काम कर रहे थे कि ये अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की शेप इस तरह की है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन आपका अगर साइज उसका n2 है तो वो ये शेप बनेगी। और अगर हम n को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो आप ये देखें कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन इज बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कैलकुलेट किया, सैंपल मीन। इस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म है, ईच मेंबर इज इक्वली, यूनिट इज इक्वली लाइकली, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ बनाई।
n इज इक्वल टू के लिए ये बन रही है, n इज इक्वल टू 6 के लिए ये, और n इज इक्वल टू 25, यानी जो जो आप सैंपल साइज बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल इज अप्रोक्सीमेटिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की को अप्रोक्सीमेट करती जा रही है, वो शेप उसकी बनती जा रही है। एग्जाम्पल 2 अभी हमने कर ली थी। क्वेश्चन 1 मैंने आपसे कहा था कि आपने करना है विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में। क्वेश्चन 2 ये अब आपने इस वीकेंड पे किया है या नहीं किया? ये कंप्लीट करेगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 काफी लंबा है। क्वेश्चन 4 कर लिया तो क्वेश्चन 3 भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन 3 को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन 4 कर लें। जी कोई रीड करेगा इसको, क्वेश्चन 4 को? जी स्टूडेंट्स, कोई रीड करे इसको जरा। मुझे किसने चैट में लिखा है कुछ? अच्छा नहीं, आप में से नहीं। प्रेजेंट किसने भी कहा है मुझे? जी मोहम्मद हाशिम, कहाँ है मोहम्मद हाशिम? मोहम्मद हाशिम आप लाइन पे हैं? नहीं है आप लाइन पे, यानी सिर्फ प्रेजेंट मैम लिखने के लिए आए थे आप? तो इसका मतलब है आपकी प्रेजेंट में मार्क ना की जाए। पहले ही अटेंडेंस आपकी यस शॉर्ट मैम। है जी। जी कौन है ये? मैं मोहम्मद हाशिम। जी मोहम्मद हाशिम, आपकी अटेंडेंस भी शॉर्ट है और आप लेट यस भी ज्वाइन करते हैं हमेशा। मैम, अभी कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू था, इसलिए थोड़ा लेट था। क्या कनेक्टिविटी का इशू होता है कि जो सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट के लिए होता है? बाकी क्लासेस भी तो ले रहे हैं आप। नो मैम, मैं यहाँ पे होता है थोड़ा कमरे पे चढ़ पे बैठना होता है ताकि 3G के सिग्नल है, तो मैं बाहर गया हुआ था तो इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। बाल अपनी अटेंडेंस आप देख लें। चलें ये क्वेश्चन रीड करें फिर, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 2 शो हो रहा है मैम मुझे तो। क्वेश्चन 4 नहीं शो हो रहा? नो मैम, जी अपडेट ही। कोई और? जी आपको, जी किसको क्वेश्चन 4 शो हो रहा है? रीड करे क्वेश्चन 4। कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला। जी ये जीशान है। चलें जीशान, शाबाश पढ़े। जरा इस तरह से पढ़ना है कि जरा स्टूडेंट्स को समझ भी आती जाए फिर। टोटल एम्प्लॉयज 310 है, एवरेज सैलरी नहीं आप 24,000। मतलब पूरा रीड करें ना, इसके बाद फिर बाकी बता दीजिएगा। A construction company has 310 employees who have an average annual salary of 24,000 rupees. The standard deviation of annual salaries is 5,000. Suppose that the employees of this company launch a demand that the government should institute a law by which their average salary should be at least 24,500. And suppose that the government decides to check the validity of this demand by drawing a random sample of 100 employees of this company and inquiring information regarding their present salaries. What is the probability that in a random sample of 100 employees, the average salary will exceed 24,500, so that the government decides that demand of the employees of this company is unfounded and hence does not pay attention to the demand, although in reality it was justified. क्या अब इसको कोई एक्सप्लेन करे जरा इस क्वेश्चन को? चलें जीशान आप ही कर दें। एक्सप्लेन तो नहीं हो सकता, पता नहीं इतनी ज्यादा वैल्यूज आ गई हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ। तो यही तो समझना है पहले। पहले आप बता रहे थे ना जैसे वैसे ही बता दें। इसको सैलरीज भी इतनी ज्यादा हो गई हैं, पहले एवरेज एनुअल सैलरी 24,000 है और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन 5,000 है। तो वो एम्प्लॉयज चाहते हैं कि उनकी जो है सैलरीज बढ़ जाए 500 रुपए से। 500 रुपए बढ़ानी है उन्होंने, 24,500 करानी है। और वो
गवर्नमेंट ने 100 एम्प्लॉइज का सैंपल लिया है और उनकी इंफॉर्मेशन निकाली है। अब वो गवर्नमेंट ने चेक करना है कि कितने उस सैंपल में सैलरीज जो है 24,500 से ज्यादा होंगी। बस अच्छा, यही समझे। बस यही समझ आई है। अब्दुल मोहित, आपको समझ आई है जो जिशान ने एक्सप्लेन किया? ये मैं आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी साथ साथ चेक कर रही हूँ। अब्दुल मोहित, यस मैम, यस मैम। समझ आ गया, क्योंकि आपके दोस्त थे इसलिए आपको समझ आ गया। यस। जी, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आई हो? काफी अच्छा एक्सप्लेन कर लिया उसे जिशान ने। लेकिन जिशान, आपको ये बताना चाहिए था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये 300 एम्प्लॉयज, ये हम टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं कि क्या वैल्यूज हैं किस चीज के। 300 एम्प्लॉयज हैं उसके, और एवरेज एनुअल सैलरी ऑफ 24,000 रुपीज। तो ये क्या है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और सैंपल? कोई और बता दे, अब जिशान को जरूर हमने बार बार परेशान करना है। जी, शहरयार अली। मैम ये 310 आपका कैपिटल एन है ये? बिल्कुल, शहरयार उमैर बोल पड़े। यस मैम। एग्जाम भी आप ही उनकी जगह तो नहीं दे रहे कहीं? नहीं मैम। अच्छा ठीक है, जवाब आप दे रहे हैं उनकी जगह। ओके, ये 310 आपके पास कैपिटल एन है, और ये क्या है 24,000? ये मीन है हमारा। मीन किस चीज का? पॉपुलेशन का कि सैंपल का? पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का मीन है, ठीक है। और ये 5,000 क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी? पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन की, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद एक रैंडम सैंपल। ठीक है, उसके बाद उन्होंने डिमांड की है कि इनकी सैलरी जो है वो एटलीस्ट 24,500 होनी चाहिए, यानी एटलीस्ट ही होनी चाहिए, यहाँ पे एटलीस्ट का वर्ड है। रैंडम सैंपल ड्रॉ करना है, n इज इक्वल टू, ये दिस इज स्मॉल n, और हमने कैलकुलेट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 एम्प्लॉयज द एवरेज सैलरी विल एक्सीड दिस अमाउंट। ठीक है, तो हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो अब क्या है? एवरेज सैलरी। अब x नहीं है बल्कि x बार है, सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, दैट इज द एवरेज सैलरी विल एक्सीड। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज सैलरी है इन अ रैंडम सैंपल, इसलिए हम यहाँ पे x बार यूज कर रहे हैं। x बार वेरी कर रहा है, म्यू फिक्स है, म्यू इज फिक्स्ड, ये आपने ज़हन में रखना है। लेकिन x बार इसमें वेरी कर रहा है सैंपल टू सैंपल। ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज आपने 100 ड्रॉ किए, उनमें से x बार आपका वेरी कर रहा है। तो इस केस में आपने ये देखना है कि ये 24,500 एटलीस्ट होना चाहिए हमारा। म्यू नहीं बेटा, म्यू तो फिक्स है ना, वो तो एवरेज सैलरी ऑफ द पॉपुलेशन एम्प्लॉयज है ना। राइट मैम। ठीक है, वो तो फिक्स हो गया, वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो एक फिक्स क्वांटिटी है। हमारा जो एक्स बार है ये चेंज हो रहा है सैंपल टू सैंपल। जो सैंपल हम ड्रॉ करेंगे उसकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपका मीन चेंज होता जाएगा। ठीक है, ये तो अंडरस्टैंड करते हैं ना। तो इसमें आपके पास ये रैंडम वेरिएबल है एक्स बार, इसमें आपको कैलकुलेट भी ये करनी है। तो आप बताएं कि डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या यूज करेंगे, किस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से इसको कैलकुलेट करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी मीन की? जी, नॉर्मल नॉर्मल क्यों यूज करेंगे? एक एम्प्लॉय का साइज काफी ज्यादा है तो अप्रोक्सीमेट हो Since जाएगा। n is equal to 100, the size is very large, 30. So it means probability distribution of this mean or the sampling distribution is normal or approximately normal. तो हम इसमें normal distribution यूज करेंगे। तो normal distribution से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले हम z कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के लिए आप यहाँ पे x की जगह x बार यूज करेंगे, और यहाँ पे मीन किसका आएगा? x बार का, और स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी आएगी? x बार की। ठीक है, ये डिफरेंस आपने नोट करना है कि रैंडम वेरिएबल अब आपके पास एवरेज सैलरी है,
किसी को आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है आपकी। तो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था कनेक्शन। तो हम बात कर रहे थे इसकी, यानी कि आपने ये चीज नोट करनी है कि इस केस में आपका रैंडम वेरिएबल एक्स की बजाय एवरेज है, यानी कि मीन है। मैम आपकी इसकी स्लाइड्स property- नहीं नजर आ रही। स्लाइड्स में नजर आ रही है? अच्छा, मैं दोबारा देखती हूँ फिर, दोबारा से शेयर करनी पड़ेंगी फिर। चलें, अब ठीक हो गया, शो हो रहा है अब। यस। ओके जी, ये जी है हमारा अब एक्स बार माइनस म्यू ऑफ एक्स बार ओवर सिग्मा ऑफ एक्स बार। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो मैंने एक स्लाइड रखी है इसके लिए एम्प्टी, तो मैं सारी वैल्यूज अब लिखती हूँ। कैपिटल एन है हमारे पास 300 म्यू है 24,000 के इक्वल, सिग्मा है 5,000 के इक्वल। ठीक है, और एन है मेरे पास 100। जी मुझे कैलकुलेट करना है एक्स बार माइनस म्यू ऑफ एक्स बार ओवर सिग्मा ऑफ एक्स बार। ओके, और इसमें म्यू ऑफ एक्स बार किसके इक्वल होता है? म्यू के इक्वल होता है, विच इज 24,000। इसी के बाद हमारे पास सिग्मा ऑफ एक्स बार, ये आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। ये इक्वल होगा सिग्मा ओवर एन स्क्वेयर रूट, और साथ में आएगा कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन कैपिटल एन माइनस 1। ये इसके इक्वल है, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। और सिग्मा है 5,000 ओवर एन है 100 का स्क्वेयर रूट, कैपिटल एन है 310 माइनस स्मॉल एन is 100 over 310 minus 1, this quantity. Okay, calculate this quantity. मैम ये 412 आ गया 412 के बाद क्या आ रहा है? 412 पॉइंट्स में 0.2 पॉइंट 412.2 है ना इसका आंसर, ये आ रहा है। यस मैम चलें जी, जी हमारा फिर क्या बन गया? जी बन गया, यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेती हूँ। एक्स बार क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इज एट लीस्ट 24,500। तो एक्स बार है यहाँ पे 24,500 माइनस म्यू ऑफ एक्स बार इज 24,000 डिवाइडेड बाय 412.2। ये कैलकुलेट करें कितना आ रहा है? वन 500, हाँ जी 1.21। चलो ये 1.21 हो गया। और इसको हम वैसे ही, हमारी वर्किंग है, कैलकुलेशंस वैसे ही होंगी जैसे कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। ये आप ज़हन में रहे कि ये एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन है,
और यहाँ पे इसका मीन इक्वल होता है म्यू ऑफ एक्स बार के, यानी कि म्यू के इक्वल है विच इज 24,000, और हमने कैलकुलेट करना है कि एक्सीड करे 24,500 से। जी में कन्वर्ट किया तो 0 आ गया, इसको किया तो 1.21 आ गया, इससे एक्सीड करे, यानी ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। ये जी है, यहाँ पे बनेगा 0.5 में से आप ये एरिया माइनस कर देंगे 1.21 तक। जी है आपके पास टेबल, कैलकुलेट करें फिर, टेबल है तो। मैम ये 0.3869 आती है वैल्यू, अगर से 3869 और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0.1131। 1131, तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना था। बेसिकली 11.3% चांस है कि जो रैंडम सैंपल वो ड्रॉ करेंगे उसका मीन इज एटलीस्ट 24,500 होगा, उनके एम्प्लॉयज का मीन 24,500 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो हमें यही कैलकुलेट करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन समझ आ गया है, थोड़ा लंबी थी इसकी स्टेटमेंट, इसको अंडरस्टैंड ज्यादा करना पड़ता है। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में है when a production machine is properly calibrated it requires an average of 24 seconds per unit produced with a standard deviation of 3 seconds. For a simple random sample of n is equal to 36 units, the sample mean is found to be 26.2 seconds per unit. When the machine is properly calibrated, what is the probability that the mean for a random sample of this size will be at least this? तो आपको कैलकुलेट करनी है probability कि this is at least 26.2 seconds, और ये 24 seconds क्या है, ये आपके पास म्यू के इक्वल है और ये समेशन है, और n36 greater than 30 है, so it means the distribution is normal। इसको आपने नॉर्मल की तरह कैलकुलेट करना है, और जी आपके पास ये है, ये कैलकुलेट करेंगे, म्यू ऑफ एक्स बार कैलकुलेट करेंगे और ये कैलकुलेट। ठीक है, तो हो जाएगा ये काम। यस मैम। ठीक है, अब हम प्रोपोर्शन पे भी मैंने एक दो क्वेश्चंस ऐड किए हैं, वो भी देख लें, वो कर लेते हैं अभी। और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की थी कि सैंपल प्रोपोर्शन क्या है। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल p से, और सैंपल प्रोपोर्शन को p हैट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें मैंने बताया था कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन या सैंपल प्रोपोर्शन को हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे कि आप मीन कैलकुलेट करते हैं, यानी आपकी जिस क्वालिटी में या जिस एट्रीब्यूट में आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, वो उसकी प्रोपोर्शन अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे कि जिन जिन यूनिट्स में वो एट्रीब्यूट या वो क्वालिटी है आप उनको 1 असाइन करेंगे, और जिनमें वो क्वालिटी नहीं है उनको 0 असाइन करेंगे। तो आप p को ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे आप मीन कैलकुलेट करते हैं। तो x आपके पास वो नंबर आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट हैव दैट स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट और क्वालिटी। इसी तरीके से स्मॉल x p hat is equal to small x over n। स्मॉल x क्या है, जो कि all the objects all the units in the sample that have the specified attribute, ये सैंपल के लिए है, और कैपिटल x पॉपुलेशन के लिए है। और x को हम नंबर ऑफ सक्सेस से भी रेफर करते हैं। तो याद होगा कि नंबर ऑफ सक्सेसेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो इवेंट जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे भी हम जिस भी प्रोपोर्शन में जिस भी एट्रीब्यूट में इंटरेस्टेड हैं हम उसको सक्सेस कहेंगे, और फिर हम उसके नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये x नंबर ऑफ सक्सेस इज दिस स्मॉल x, ये रैंडम वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है, या प्रोपोर्शन, उसकी वजह से प्रोपोर्शन चेंज हो रही है फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, और इस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो बायनॉमियल होगी। नंबर ऑफ सक्सेसेस है ना, ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैविंग दैट स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट,
तो इसलिए हम कहेंगे कि इस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है. सो द सैंपल प्रोपोर्शन p hat has different values in different samples. Obviously sample proportion is a random variable. चूंकि ये random variable है क्योंकि इसकी वैल्यू डिफर कर रही है सैंपल टू सैंपल, तो ये रैंडम वेरिएबल हो गया. अगर रैंडम वेरिएबल हो गया, इट मींस इट हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. This probability distribution of the proportions of all possible random sample of size n is called sampling distribution of p hat. को हम p hat से डिनोट करेंगे. उसके बाद इसकी हमने प्रॉपर्टीज भी देख ली थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ p hat क्या है. p के इक्वल है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के इक्वल होगा. इसके स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने देख ली थी. विद रिप्लेसमेंट के केस में ये है और विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में इसके इक्वल है. शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, हम शेप की बात करते हैं कि द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ p hat is binomial distribution. Binomial distribution है. However, for sufficiently large sample sizes, the sampling distribution of p hat is approximately normal whenever both np and nq are greater than or equal to 5. यानी एक तो सैंपल साइज बड़ा होगा, यानी n आपका ग्रेटर देन 30 हो, और इसके साथ np और एन क्यू दोनों ग्रेटर देन 5 हों, तो ही इसमें आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हैट. ये एग्जांपल 1 हमने कर ली थी, और इसमें एग्जांपल क्वेश्चन 1 मैंने आपको दिया था करने के लिए. क्वेश्चन 2 कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन 3 भी होगा, लेकिन हम क्वेश्चन 2 करते हैं पहले. क्वेश्चन 2 क्या है. 10% of the 1 kilogram boxes of sugar in a large warehouse are underweight. Suppose a retailer buys a random sample of 144 of these boxes. What is the probability that at least 5% of the sample boxes will be underweight? जी, इसमें सक्सेस क्या है, क्या क्वालिटी एट्रीब्यूट है जिसकी हमने प्रोपोर्शन फाइंड करनी है. अंडरवेट बॉक्सेस की. यस, अंडरवेट. ये है हमारे पास सक्सेस या वो क्वालिटी जिसमें हम इंटरेस्टेड, जिसकी हमने प्रोपोर्शन फाइंड करनी है कि बॉक्सेस आर अंडरवेट. तो ये 10% क्या है फिर. ये हमारी पॉपुलेशन है. 10% पॉपुलेशन है. मैम ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, किस चीज की. सक्सेस की. सक्सेस की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अंडरवेट. 10% ऑफ द 1 किलोग्राम बॉक्सेस आर अंडरवेट. तो ये 10% बेसिकली जो आपके पास प्रोबेबिलिटी और प्रोपोर्शन है, उनकी वैल्यूज दोनों की सेम होती है. ठीक है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है. प्रोबेबिलिटी अनसर्टन होती है, उसकी आने वाले इवेंट की कैलकुलेट करनी होती है, और इसमें हमें प्रोपोर्शन का हमें पता होता है. ये प्रोपोर्शन है कि ये इतने इतने अपीयर हो रहे हैं. सो 10% इज द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. 10% है, इसको अगर लिखें तो 0.1 बनती है. ओके, और इसके बाद हमें क्या करना है. ये p ये आ गया, इट मींस कि q मेरे पास क्या है, 1 माइनस 0.1 विच इज 0.9. n है मेरे पास 144 विच इज ग्रेटर देन 30. ये सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं चेक कर रही हूँ. और np कैलकुलेट करते हैं. np मेरे पास हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये 14.4. ये तो ये ग्रेटर देन 5 आ रहा है. इस तरीके से nq कैलकुलेट करें तो 144 मल्टीप्लाई बाय 0.9, ये भी ग्रेटर देन 5 ही है. ठीक है, चेक भी कर सकते हैं, नजर भी आ रहा है कि ग्रेटर देन 5 है, जो भी वैल्यू आ रही है. इसका मतलब है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ probability distribution of sample proportion p hat is approximately normal. यानी हमें जो probability कैलकुलेट करनी है किसकी, what is the probability that at least 5% of the sample boxes will be underweight. यानी proportion of the underweight is at least 5%, 0.05. हमें ये कैलकुलेट करनी है, will be underweight. p आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं.
पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ अंडरवेट बॉक्सेस। ओके जी, ये कैलकुलेट करना है, ये पी हैट। तो इसके लिए अब हम चूंकि पी हैट हमने देख लिया, सेटिस्फाई करा सब कंडीशन को, तो पी हैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है पी हैट की, यानी सैंपल प्रोपोर्शन की। तो उसके लिए फिर हम सैंपल यूज करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पी हैट माइनस म्यू ऑफ पी हैट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी हैट। इसमें अब आपके पास ये जो पी हैट है, ये चूंकि बायनोमियल से हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो आपने यहाँ पे कंटिन्यूटी करेक्शन यूज करना है। कंटिन्यूटी करेक्शन ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? 0.05 है और यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होगा 2, लेकिन यहाँ 2n होगा यूज। अभी कोई बता सकता है कि 1/2 की जगह 1/2n क्यों है? नो मैम, आपको नहीं पता चला कि 1/2n क्यों आ रहा? किसी को नहीं समझ आ रही? कुछ बताएंगे तो पता चलेगा। ये आपके पास x बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ द यूनिट्स दैट आर नो मैम। नो मैम बताने के लिए आपने इतना टाइम कर लिया, तो यस के लिए भी कितना टाइम लगे? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए को जब आपने नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं? कंटिन्यूटी करेक्शन के लिए +-1/2 करते हैं। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है? p हैट किसके इक्वल है? x/n के। तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो +-1/2n से करेंगे, ठीक है? पूरे n से डिवाइड करेंगे, यानी इस पूरे को आपने n से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया +1/2n। एंड ये आपने प्रोपोर्शन है कैसे ना चेक x किया ओवर, कि ये बायनोमियल था? ये मुझे यहाँ से पता चला, जो मैंने यहाँ पे ये रिजल्ट लिखा हुआ है कि ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है पॉपुलेशन सैंपल प्रोपोर्शन की। मैं उस रिजल्ट को देख के आगे चल रही हूँ कि ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और चूंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर ली है तो इसलिए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है? चलें, अब ये हम कैलकुलेट करते हैं। पी हैट है 0.05 माइनस 1/2n इज 144, ये आ गया, माइनस दिस इज 0.1, और अभी हमें कैलकुलेट करना था ये सिग्मा पी हैट, ये इक्वल होगा पी क्यू ओवर एन के। पी है 0.1, 0.9, एन इज 144। ये चेक करें ये कितना आ रहा है। जी, किसके पास कैलकुलेटर है? 0.25 0.25, एक दो दोबारा देखें। 0.025 0.025, तो आप इसको जरा फाइंड कर लो 0.025 को, ये चीज निकालें जरा। $15.8 नहीं मैम, एक मिनट, -2.14, तो आपका ये बन गया पी हैट इज ग्रेटर देन 0.05 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन -2.14। चलें ये कैलकुलेट करें अब आप लोग। ये पी हैट की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ये है 0.1, हमें कैलकुलेट करना है 0.05, जो कि यहाँ लाई करेगा 0.05, उसके कोरस्पॉन्डिंग z की वैल्यू है 0, और ये है -2.14।
इससे बड़ी वैल्यूज आनी चाहिए। तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ -2.14 से 0 तक प्लस 0.5 अगली वाली। ये कितनी आ रही है? मैम ये जो आपने इसमें NPQ आपने जो स्टैंडर्ड डिवीएशन निकाली पी हेड की, इसको हमने 144 से डिवाइड करना था। 144 से करना था। मैंने लिखा था लेकिन वो मेरे पेन से लिखा नहीं गया। 144 वैल्यू बहरहाल यही आती है 0.4838 0.4838 plus 0.5 which is equal to 0.9838। चलें जी, 98% प्रोबेबिलिटी है कि रैंडम सैंपल की प्रोपोर्शन 5% होगी एटलीस्ट। तो ये आपने करना था। इसके बाद क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। ये समझ आ गई है? यस मैम। क्वेश्चन 3 देखते हैं। द कैंपेन मैनेजर for a political candidate claims that 55% of the registered voters favor the candidate over her strongest opponent. Assuming that this claim is true, what is the probability that in a random sample, simple random sample of 300 voters, at least 60% would favor the candidate over her strongest opponent? जी, ये 55% registered voter, मैम ये पी है, ये P है। P is 0.55. It means Q is 0.45. ये आपके पास स्मॉल n है which is pretty large. At least 60% would favor. Probability आपने कैलकुलेट करनी है proportion at least 0.6 की। P भी आपको गिवन है, Q भी गिवन है, उससे आप पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यानी आप इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी NP और NQ की कंडीशन आपने चेक करनी है और यहाँ पे आपने +(1/2n) करना है माइनस म्यू ऑफ P हैट ओवर सिग्मा ऑफ P हैट। ये आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेट करके फिर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का काम था। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैम वो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो अटेंडेंस नहीं बोल सका, फिर मैंने लेक्चर में डिस्टर्ब नहीं किया आपको, तो अगर मेरी अटेंडेंस लगाते हैं आप। चले मैं देखती हूँ, वरना मुझे ईमेल कर दीजिएगा अगर ना लगी हो। ठीक है।